Good morning, children. This is 10th chapter, Colonialism and the Countryside of your NCERT history book. And this is the first video of this chapter. So here we will discuss different topics. And first we will take a look which topic we will include and which topic we are going to discuss in this chapter. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉलोनियल रूल, जिसे हम औपनिवेशिक शासन के रूप में भी जानते हैं, औपनिवेशिक शासन का जो कंट्री साइड में, जो गांवों में रहने वाले लोग थे, जो रूरल सोसाइटी के लोग थे, उनका औपनिवेशिक शासन के बारे में क्या मानना था, वो किस तरह से औपनिवेशिक शासन को लेते थे, उनके लिए क्या मीनिंग था औपनिवेशिक शासन का। उसके बाद हम देखेंगे बंगाल के जमींदार्स को। उसके बाद हम चलेंगे राजमहल हिल्स, जहाँ पे पहाड़िया और संथाल कम्युनिटी के लोग रहते थे। देन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्री साइड में अपना राज्य कैसे इस्टेब्लिश किया और रेवेन्यू पॉलिसी को किस तरह से चेंज करके और उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। देन पॉलिसीज मीन टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल एंड हाउ दे चेंज्ड एवरीडे लाइफ्स, और इन पॉलिसी के चेंज होने के बाद रूरल सोसाइटी के लोगों के जीवन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद हम देखेंगे कि इन रेवेन्यू पॉलिसीज के बाद कौन से ऐसे लोग थे जो रिच से रिच होते गए और जो गरीब से गरीब होते गए, किन्होंने नई जमीन को एक्वायर किया, न्यू पीस ऑफ लैंड को एक्वायर किया, और कौन ऐसे थे जिन्होंने अपनी जमीन से हाथ धो बैठे और अपनी जमीन उन्हें गंवानी पड़ी। उसके बाद जब पीजेंट्स को पैसे की जरूरत होती थी गाँवों में, एग्रीकल्चरल पीपल को जब पैसे की जरूरत होती थी तो वो कहाँ जाते थे, किससे पैसे एक्वायर करते थे। उसके बाद जो ऐसे लोग थे, प्रजा थी, उनके लिए लॉस का क्या मतलब था, रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्या मतलब था, और समटाइम्स वो लॉस केवल ओबे ही नहीं करते थे, उसका पालन ही नहीं करते थे, बल्कि कभी कभी उसको रेसिस्ट भी करते थे, अपोज करते थे, और वो बताते थे कि उनके लिए क्या अच्छा है, किन कैसे लॉज उनके लिए होने चाहिए। तो कभी कभी वो डिफाइन भी करते थे कि उनके लिए लॉज कैसे बनाए जाने चाहिए, और उनके परिणामों से कभी कभी वो लाभ भी उठा लेते थे, सो मॉडिफाई भी कर लेते थे उनके परिणामों को। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो सोर्सेस हैं, जो ये चैप्टर लिया गया है, उसके सोर्सेस हमें कहाँ से मिले हैं, हिस्टोरियंस ने किस तरह की प्रॉब्लम फेस की इन्हें इंटरप्रेट करने में, रिकॉर्ड्स, सर्वेज एंड जनरल्स को जब उन्होंने इंटरप्रेट किया तो किस तरह की उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा हिस्टोरियंस को। और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, सर्वेज, जर्नल्स एंड अकाउंट्स लेफ्ट बाय सर्वेयर्स एंड ट्रैवलर्स एंड रिपोर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंक्वायरी कमीशन। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वन बाय वन हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल एंड द जमींदार्स। जैसा आपको पता होगा कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी एंड 1764 बैटल ऑफ बक्सर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। उन्होंने किस तरह से कॉन्स्पिरेसी करके सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला के शासन में उन्होंने हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर किया, और किस तरह से शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। इनिशियली वो नहीं चाहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम उनको लेना पड़े। वो चाहते थे कि केवल वो ट्रेडिंग करें, व्यापार करते रहें और प्रॉफिट गेन करते रहें, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम यहाँ के लोग संभालें। लेकिन जब उन्होंने पावर को सीज कर लिया, पावर उनके हाथ में आ गया, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्हें डील करना पड़े। और इस तरह से वो रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले उन्होंने गेन किया। 3 प्रेसिडेंसीज थे उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड के एरिया इंक्लूडेड थे, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। तो सबसे पहले इनको अधिकार मिला था बंगाल प्रेसिडेंसी को रूल करने का और वहाँ रेवेन्यू टैक्स वसूल करने का। तो कॉलोनियल रूल जो था सबसे पहले बंगाल में स्टैब्लिश्ड हुआ और शुरुआत वहीं से हुई। और इनके जो शुरुआती अटेम्प्ट्स थे वो ये था कि रूरल सोसाइटी को और रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो पॉलिसीज और नॉर्म्स थे, जो रूल्स थे, उनको किस तरह से अपने हक में रीऑर्डर किया जाए, उन्हें सेटल किया जाए अपने तरीके से, और लैंड राइट्स और न्यू रेवेन्यू सिस्टम को स्टैब्लिश किया जाए।
तो यहाँ पे एक कहानी दी गई है शुरुआत में, एन ऑक्शन इन बर्दवान इन 1797। अभी बर्दवान जो है वो बंगाल का एक बिग सिटी है, और वहाँ पे एक ऑक्शन किया जाता है, एक नीलामी की जाती है। उसकी कहानी आपकी टेक्स्ट बुक में शुरुआत में दी गई है, और इस बर्दवान की कहानी में दिया गया है, जिसे अभी प्रेजेंटली इसे हम बर्दवान के नाम से जानते हैं। तो ये एक पब्लिक इवेंट था, एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी और एक पब्लिक इवेंट था ये ऑक्शन जो यहाँ पे स्टैब्लिश ऑर्गेनाइज किया गया था। तो नंबर ऑफ महाल्स स्टेट्स हेल्ड बाय द राजा और वर्धमान वर बीइंग सोल्ड। अब महाल क्या, महाल तो सबसे पहले गांवों को कहा जाता था, और बहुत सारे महाल एक जमींदार के अंदर में, एक राजा के अंडर कंट्रोल होते थे, और उसे स्टेट कहा जाता था। तो राजा मेहताब चंद जो कि बर्दवान के राजा थे, उनके जमींदारी को नीलाम करने की कहानी, नीलामी की कहानी जो है वो दी गई है इसमें। और उसमें दिया गया है कि परमानेंट सेटलमेंट जो व्यवस्था इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने का, रेवेन्यू वसूलने का जो अधिकार इन्होंने पाया, तो इन्होंने न्यू पॉलिसी बनाई परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा, और 1793 में इसे लागू कर दिया गया। इस परमानेंट सेटलमेंट में ये व्यवस्था थी कि 10 सालों तक ये एक हर गांव में जाकर के, और मैक्सिमम जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होते थे हर फील्ड का इन्होंने सर्वे किया, और एक पीस ऑफ लैंड में कितना हार्वेस्ट हो सकता है उसको इन्होंने एज्यूम किया, और उसके ऊपर कितना टैक्स इम्पोज कर सकते थे, हाईएस्ट टैक्स कितना इम्पोज कर सकते थे, वो टैक्स इम्पोज किया। तो इस तरह उन्होंने एक गांव का, एक महल का इन्होंने निकाला कि कितने उसमें टैक्सेशन हो सकता है, कितने रेवेन्यू वहां से आ सकते हैं, और इस तरह से कई गांवों को मिलाकर के कितना रेवेन्यू इनको एक स्टेट और एक राजा जो है उसे वसूल करके, उनसे ले करके, और इनकी ट्रेजरी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेजरी में जमा कर सकता है। और ये व्यवस्था 10 सालों के लिए लागू कर दी गई, और ये कहा गया कि फिक्स्ड रेवेन्यू सिस्टम और पॉलिसी थी जिसमें 10 सालों तक कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों उन्होंने हाई टैक्सेस इम्पोज किए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डे ईयर बाय ईयर जब हार्वेस्ट पॉलिसी, हार्वेस्ट जब इनके इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, और क्रॉप्स की प्राइसेस इंक्रीज होगी, तो उन बढ़े हुए कीमतों पर जो बढ़ा हुआ इनका इनकम होगा उसके ऊपर वो टैक्स नहीं ले पाएंगे। तो पहले ही इन्होंने हाईएस्ट टैक्स इम्पोज कर दिए, जो एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ इनकम था जमींदारों का और किसानों का, तो उसको पहले ही एज्यूम कर लिया और उसे इम्पोज कर दिया हर पीस ऑफ लैंड के ऊपर, हर महाल के ऊपर और जमींदारों के ऊपर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स द ईच जमींदार हैड टू पे, इन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि एक जमींदार को इनके अंडर में कितने गांव होंगे और उस गांवों से कितना इनको टैक्स आएगा। और जो स्टेट और जो जमींदार इन टैक्स को पे करने में फेल हो जाते थे, उनके जमींदारी की नीलामी कर दी जाती थी। तो हर राजा, हर जमींदार जो था, उनके पास एक्यूमुलेट होने लगा, जमा होने लगा, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं थे इतने सारे हाई टैक्सेस को इम्पोज करने का। इसके बहुत सारे फैक्टर्स थे, क्यों नहीं एक्यूमुलेट कर पा रहे थे, क्यों नहीं गेन कर पा रहे थे वो, और क्यों फेल हो रहे थे टैक्सेस को कलेक्ट करने में। His states had been put up for ऑक्शन, और जिन जो फेल हो जाते थे उनके स्टेट को ऑक्शन में कर दिया जाता था, नीलामी कर दी जाती थी। अब इसके न्यूमरस परचेजर्स केम टू बी ऑक्शन एंड द स्टेट वर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, और जो बहुत सारे परचेजर इसके कस्टमर आते थे और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको ये जमींदारी उनको, स्टेट उनको बेच दिया जाता था। लेकिन जल्दी ही वहाँ के जो कलेक्टर थे, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था और जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऑथराइज्ड पर्सन होता था, जो ये नीलामी को ऑर्गेनाइज करता था, उसको जल्दी ही इसमें एक ट्विस्ट समझ में आया कि इन जमींदारी की जो ऑक्शन किए जाते थे उसमें क्या ट्विस्ट है इस कहानी में। तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने सर्वे किया और जब उन्होंने खोजबीन की, तो देखा कलेक्टर ने कि इनके जो बहुत सारे परचेजर थे जमींदार के, वो उनके अपने खुद के सर्वेंट्स और एजेंट्स होते थे, जो उस समय ऊंची बोली लगा करके उस जमींदार की जमींदारी को खरीद लेते थे और बाद में उन्हें हैंड ओवर कर देते थे। तो ये सब कुछ फिक्सेस होता था, और कहा जाता था कि उस समय बंगाल में जितनी भी नीलामी हुई उसमें 95% जो नीलामी थी, जो ऑक्शन था, वो फिक्स था पहले से। और राजा का जो स्टेट था हैड बीन पब्लिकली सोल्ड, उसे पब्लिकली तो बेच दिया जाता था, लेकिन बाद में वो हमेशा कंट्रोल उस जिम्मेदारी के ऊपर उस राजा की ही होती थी, और कोई और उनके नाम से जमींदारी का काम संभालते थे या तो उनको इनडायरेक्टली हैंड ओवर कर देते थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो हमेशा पूछा भी जाता है कि व्हाई हैड द राजा फेल टू पे द रेवेन्यू।
ऐसे क्या कारण थे कि राजा और जो स्टेट का जो मुखिया होता था, जमींदार होता था, वो रेवेन्यू पे करने में फेल हो जाता था? तो और इस ऑक्शन के जो परचेजर्स थे, जो खरीदार थे, वो कौन थे? और इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है कि व्हाट वाज हैपनिंग इन द रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न इंडिया एट दैट टाइम? और उस समय ईस्टर्न इंडिया के रूरल एरियाज में क्या चल रहा था उस समय ऐसा? To the problem of unpaid revenue, the state of the Vardhan Raj were not the only ones ruled during the closing years of the 18th century. और कहा जा रहा है कि उस समय केवल वर्धमान के राजा मेहताब चंद ही नहीं थे जिनकी जमींदारी नीलाम की गई थी, और बहुत सारे ऐसी जमींदारी थी जिनको नीलाम किया गया था. 75% of the जमींदारी changed hands after the permanent settlement. और चूंकि परमानेंट सेटलमेंट में हाई टैक्सेस इम्पोज किए गए थे, इसलिए सभी जो थे, ऑलमोस्ट 75% जो जमींदार थे वो फेल हो रहे थे अपने रेवेन्यू टैक्स अदा करने में, पे करने में. तो परमानेंट सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्रिटिश ऑफिशियल होप टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स दे हैड बीन फेसिंग सिंस द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल. और एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में, मेंटेन करने में जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसका एक बना बनाया सूत्र निकाल करके और उन्होंने ये पॉलिसी फॉर्म कर दी थी. 1770s में जो रूरल इकोनॉमी थी बंगाल की, वो बिल्कुल सैटर्ड हो गई थी, खत्म हो गई थी, क्राइसिस में थी, क्योंकि बार बार फेमाइन क्रिएट हो रहे थे, अकाल आ रहा था, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, पानी की कमी के कारण हार्वेस्ट सूख जा रहे थे और फसल नहीं हो पा रही थी. एंड डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट, और किसानों को अपना जो आउटपुट होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था. देन officials felt that agriculture, trade, and the revenue resources of the state could all be developed by encouraging investment in agriculture. अब जब परमानेंट सेटलमेंट किया गया था तो उस समय ये सोचा गया था कि क्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड में भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता रहे, ट्रेड भी हमारा इंक्रीजिंग वे में चलता रहे, और बाकी के जो स्टेट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या जो स्टेट के और अदर मैटर्स हैं वो भी आसानी से सॉल्व होता रहे. तो उनको एक ही सुटेबल चीज लगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को और ये उनके जो अथॉरिटीज थे उनको, कि ये एक ही तरह से तय किया जा सकता है या सॉल्व किया जा सकता है जब सिक्योरिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड परमानेंटली फिक्स द रेट्स ऑफ रेवेन्यू डिमांड. और अगर परमानेंट इसको फिक्स कर दिया जाए तो एक प्रॉपर जो आवक होती है रेवेन्यू की, तो उतना इनके ट्रेजरी में उतना पैसा हमेशा आता रहेगा, और ये एज्यूम कर पाएंगे कि कितना पैसा हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्च करना है, कितना हमें ट्रेड पे इन्वेस्ट करना है, और कितना पैसा हम एग्रीकल्चरल फील्ड में. तो इनको एक मैनेजमेंट करने में इनको आसानी होगी. इसलिए इन्होंने एक एज्यूम करके एक होल जो रकम थी, कुल रकम, उसे इन्होंने जमींदारों के ऊपर फिक्स कर दी थी. अब हम देखते हैं कि रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वाज परमानेंटली फिक्स्ड. देन द कंपनी कुड लुक फॉरवर्ड टू अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू. एक निरंतरता इनके रेवेन्यू में, जो ट्रेजरी में जो पैसे का कलेक्शन था, रेवेन्यू का कलेक्शन था, वो एक निरंतर स्थायी रूप से आता रहे. दूसरा, एंटरप्रेन्योर्स कुड फील श्योर ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट, और जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोच सकें, वो उतना पैसा उसमें से निकाल करके इन्वेस्ट कर सकें. और स्टेट वुड नॉट साइफन इट ऑफ बाय इंक्रीजिंग इट्स क्लेम. और जो बढ़ा हुआ इंक्रीजिंग जो डिमांड था, जो इंक्रीजिंग हार्वेस्ट थे, और जो पैसे क्रॉप्स का जो प्राइस इंक्रीज हो रहा था, उसके ऊपर स्टेट कोई क्लेम ना करे. अब द प्रोसेस ऑफिशियल होप would lead to the emergence of a class of human farmers and rich land owners. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रोसेस के तहत ऑफिशियल्स जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने ये सोच लिया कि इस तरह से उनको एक नए दो वर्ग का उदय होगा, दो नए वर्ग और क्लास जो है वो इमर्ज होंगी. एक तो होगा लैंड लॉर्ड्स का, और दूसरा होगा एक ह्यूमन फार्मर्स का, जो छोटे किसान थे उनका. और इस तरह से उनके पास कैपिटल भी होगा और एंटरप्राइज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, और ये जमींदार जो है उनका इनकम इंक्रीज होगा और वो धीरे धीरे एग्रीकल्चरल फील्ड में वो इन्वेस्ट भी करते जाएंगे, उसके बेहतरी के लिए वो प्रयास करते रहेंगे. सो नर्चर्ड बाय द ब्रिटिश, दिस क्लास वुड आल्सो बी लॉयल टू द कंपनी. और चूंकि ब्रिटिश कंपनी और जो ऑफिसर्स थे उनको नर्चर करेंगे, उनको फेथ में लेंगे, तो वो लॉयल होंगे कंपनी के और कंपनी के लिए फायदेमंद रहेंगे, बेहतर रहेंगे. The problem, however, lay in idea who could both improve agriculture and contract to pay the fixed revenue to the state. अब ये समस्या ये थी, प्रॉब्लम ये थी कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव करेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को
फिक्स रेवेन्यू की कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेगा और उतना पैसा वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेजरी में जमा कर पाएगा। तो आफ्टर ए प्रोलॉन्ग डिबेट, बहुत डिबेट हुआ, बहुत सोच समझ कर इन्होंने एक नीति बनाई और उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बनाया और उसे लागू कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। और राजा और तालुकेदार जो थे, राजा की जो जमींदार, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो प्रेस्टिजियस व्यक्ति थे, पॉपुलर व्यक्ति थे उस एरिया के, और तालुकेदार जो जिनके पास लैंड, पीस ऑफ लैंड ज़्यादा थे, जिनके पास लैंडेड प्रॉपर्टी ज़्यादा थी और एक अच्छी पहुंच रखते थे उस एरिया में, तो ऐसे राजा और तालुकेदार को एक इस काम की जिम्मेदारी दे दी गई और उनको अब क्लासिफाई किया जाने लगा एज ए जमींदार। एंड दे हैड टू पे द रेवेन्यू डिमांड दैट वाज फिक्स्ड इन परपेचुइटी। और जो स्थायी रूप से फिक्स कर दिया गया था उस रेवेन्यू डिमांड को ये पूरा कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। तो राजा एंड तालुकेदार को इसके लिए फिक्स किया गया। इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन द जमींदार वॉज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज। अब इस तरह से देखा जा सकता है कि जो जमींदार थे वो लैंड ओनर नहीं थे, वो जमीन उनकी नहीं थी, ये केवल रेवेन्यू कलेक्टर थे उस स्टेट के, जो एक राजा के अंडर कंट्रोल कम से कम ज्यादा से ज्यादा 400 गांव हुआ करते थे। तो इन गांवों में एक रेवेन्यू कलेक्टर के रूप पर, रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में, रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले व्यक्ति की अथॉरिटी के रूप में ये फिक्स किए गए। और जमींदार कभी कभी इनके पास 400 महाल और विलेजेस होते थे जिनसे इनको रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। इन कंपनी कैलकुलेशंस द विलेजेस विद इन वन जमींदारी फॉर्म्ड वन रेवेन्यू स्टेट। और एक जमींदारी में जितने गांव होते थे, जितने महाल होते थे, उनको एक जमींदारी मानी जाती थी और एक रेवेन्यू स्टेट माना जाता था। तो इस तरह से कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो परमानेंट सेटलमेंट की पॉलिसी थी उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? टोटल डिमांड पूरे स्टेट पे इन्होंने कैलकुलेट करके और इम्पोज कर दी। और हुज रेवेन्यू द जमींदार कॉन्ट्रैक्टेड टू पे, द जमींदार कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द डिफरेंट विलेजेस, पेड द रेवेन्यू टू द कंपनी एंड रिटेन्ड द डिफरेंसेस एज हिज इनकम। अब गांवों से ये जो जमींदार होते थे वो टैक्स वसूल करेंगे, जितना कंपनी की देनदारी है उतना कंपनी को दे करके जो रिमेनिंग राशि थी, जो रिमेनिंग पैसा था, वो अपने पास ही अपने इनकम के लिए रख लेंगे। He was expected to pay the company regularly, failing which is state could be auction। और उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि ये रेगुलरली कंपनी की जितनी राशि है उतनी वो जमा करेंगे ट्रेजरी में और बची हुई राशि वो अपने यूज के लिए रखेंगे। और अगर इस काम में वो फेल होते हैं तो उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। Why जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स? अब ऐसा क्या हुआ कि जमींदार जो थे वो फेल होने लगे इस रेवेन्यू को जमा करने में? तो कहा जा रहा है कि कंपनी ऑफिशियल्स felt that a fixed revenue demand would give zamindars a sense of security and assured of returns on their investment and encourage them to improve their state। तीन चीजें थी, या तो एक तो उनको जमींदारों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी, दूसरा इनको एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा क्योंकि इनको पता है कि इतना पैसा हमें आना है, इतना इनकम हो रहा है और इतना हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, और दूसरा स्टेट के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते रहेंगे। परमानेंट सेटलमेंट के जो अर्ली डिकेट्स थे, पहले के जो 10 साल थे, उसमें जमींदार रेगुलरली फेल हो रहे थे इस बढ़ी हुई रकम को, इस रेवेन्यू डिमांड को फुलफिल करने में, और इनके ऊपर बैलेंस जो था एक्यूमुलेट होता जा रहा था, जमा होता जा रहा था एक के बाद एक हर साल। और इसके रीजन क्या थे? अब रीजन यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला रीजन जो था यहाँ पे देख सकते हैं कि द इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। पहला जो कारण था इसका था कि इनिशियल डिमांड्स जो थे इसके रेवेन्यू के वो बहुत ही हाई थे, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। एंड दिस वाज बिकॉज इट वाज फेल्ट दैट इफ द डिमांड वाज फिक्स्ड इन ऑल टाइम टू कम, the company would never be able to claim a share of increased income from land when prices rose and cultivation expanded। जब कल्टीवेशन एक्सपैंड होगा, जमीन नया क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर हार्वेस्ट ज्यादा होगी और उसके ऊपर जो इनको फायदा होगा उस पर ये टाइम टू टाइम उसमें फेरबदल नहीं कर सकते थे, इसलिए एक साथ ही इन्होंने सारा जो उसके ऊपर टैक्स बनता था उसे इम्पोज कर दिया गया। और टू मिनिमाइज दिस एंटिसिपेटेड लॉस द कंपनी पिक्ड द रेवेन्यू डिमांड हाई। और इससे बढ़े हुए एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के ऊपर जो इनको लॉस होता कंपनी को, उसे सब कुछ इन्होंने एज्यूम करके पहले ही एक हाई डिमांड इन्होंने इम्पोज कर दी। और इन्होंने आर्ग्यू किया कि बर्डन ऑन जमींदार्स
would gradually decline as agricultural production expanded and prices rose. और उन्होंने कहा कि शुरुआत में तो जमींदार को ये लगेगा कि ये राशि जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें एक्सपैंड होते जाएंगे, एग्रीकल्चरल लैंड और हार्वेस्ट ज़्यादा होगा, प्राइसेस बढ़ेंगी, तो इनका ये जो बढ़ा हुआ डिमांड है वो मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने शुरुआत में जमींदारों को इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया, ये कह के कि आगे आने वाले दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होने वाला है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सेकंड कारण था इसका कि दिस हाई डिमांड वाज इम्पोज्ड इन 1790s, अ टाइम व्हेन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाज डिप्रेस्ड। और ये उस टाइम पे ये परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था जब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो थे फेमाइन के कारण बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कम हो रहे थे, जो क्रॉप्स थे उनकी कीमतें बहुत ही कम हो गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे। और इस टाइम पीरियड में ऐसे रेवेन्यू पॉलिसी को इम्पोज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना एक उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ जमींदारों का, कि उन्होंने पहले जिम्मेदारी उन्होंने ले तो ली, लेकिन वो उसको पे करने में असफल रहे हमेशा ही। और रैयत के लिए बहुत ही मुश्किल था कि वो इतनी बढ़ी हुई राशि और इतना बढ़ा हुआ रेवेन्यू टैक्स वो पे कर पाए। जमींदार अगर इस रेंट को कलेक्ट नहीं करते, हाउ कुड बी पे द कंपनी, और अगर उनको वहां से अगर रेवेन्यू नहीं मिल रहा था तो कंपनी को कैसे पे करते हो। तीसरा कारण था कि द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ हार्वेस्ट। अब पहले से तो ये पता नहीं था कि आगे आने वाले अगले साल में हमें कितनी फसल होगी, उन फसल में क्या मानसून, जो कि एग्रीकल्चरल कहा जाता है कि भारतीय एग्रीकल्चर जो है वो मानसून का जुआ है, तो एग्रीकल्चर कितना होगा, क्रॉप्स कितना होगा, उनमें क्रॉप्स जो है वो पर्टिकुलर हो पाएंगे उस फील्ड में, जितना हो पाता है उतना होगा या नहीं होगा, तो ये पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। और रेवेन्यू जो था वो इम्पोज कर दिया गया था, उसे पंक्चुअली उसे पे भी करना था। और इस तरह से कि पेमेंट डिड नॉट कम इन बाय सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट, द जमींदारी वाज लायबल टू बी ऑक्शन। और अगर आज के सूर्यास्त, एक पर्टिकुलर डेट फिक्स कर दी गई थी कि अगर आज के सूर्यास्त के समय तक अगर जमींदारी रेवेन्यू इस जमींदारी से, पर्टिकुलर जमींदारी से नहीं आ गई, तो उस जमींदारी को ऑक्शन कर दिया जाएगा, उसे नीलाम कर दिया जाएगा। फोर्थ रीजन इसका देखते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि परमानेंट सेटलमेंट जो था उसने जमींदारों की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिटेड कर दिया। तो कलेक्ट, जब आप देखते हो कि जब किसी के पास पावर होता है तो लोग उससे डरते हैं, और अगर वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है तो उसको ओबे करते हैं या उसे फॉलो करते हैं। यहाँ पे है कि कंपनी, पहले जमींदारों के पास लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, एडमिनिस्ट्रेशन रन करने का पावर हुआ करता था, उन्हें अपने कोर्ट एंड कचहरी लगाने का भी पावर होता था। जो डिस्प्यूट्स होते थे, क्रिमिनल डिस्प्यूट एंड सिविल डिस्प्यूट्स, वो सारे डिस्प्यूट सॉल्व करता था जमींदार। तो लोग उससे डरते थे और एक कनेक्टिविटी थी जमींदारों के ऊपर। लेकिन अब इसका उल्टा हुआ। अब हुआ कि कंपनी हैड टू रिकॉग्नाइज द जमींदार एज इंपॉर्टेंट, बट इट वांटेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। अब कंपनी जमींदार को इंपॉर्टेंट तो मान रही है, क्योंकि वो बीच में एक मीडिएटर है जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है किसानों से और ट्रेजरी में जमा करता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में। लेकिन उसे कंट्रोल में रखना और उसे रेगुलेट करना भी इनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि सबड्यू देयर अथॉरिटी। अब उसकी जो अथॉरिटी थी गांवों में, जो एक कनेक्टिविटी बनी हुई थी, उसको इन्होंने कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और उसकी ऑटोनॉमी को बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसकी स्वतंत्रता जो थी लोगों के डिस्प्यूट सुनने की या लोगों को कंट्रोल करने की, वो सारी इंडिपेंडेंसी से छीन ली। क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कलेक्टर होता था जो कि ऑथराइज्ड पर्सन होता था इन सारे सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को सुनने का। तो जमींदार ट्रूप्स वर डिसबैंड। अब इनके पास जो अपनी एक सेना होती थी, जो एक ट्रुप होता था, उसको डिसबैंड कर दिया इन्होंने, उसे खत्म कर दिया, डिमोलिश कर दिया। कस्टम ड्यूटीज एबॉलिस्ड, कस्टम ड्यूटीज जो लगाए जाते थे उसको भी एबॉलिश कर दिया गया। एंड देयर कचहरी कोर्ट्स ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कलेक्टर। और जमींदारों की जो अपनी कचहरी होती थी, जिस तरह की पंचायत काम करते हैं, उस तरह पुराने समय में जमींदारों की अपनी कचहरी होती थी, उसको भी इन्होंने अपने अंडर, कलेक्टर के अंडर कंट्रोल और उसके सुपरविजन में कर दिया। जमींदार lost their power to organize local justice and the local police.
अब जमींदारों के पास ये पावर नहीं था कि वो लोकल जस्टिस कर सकें, न्याय कर सकें, कचहरी लगा सकें और लोकल पुलिस को कंट्रोल कर सकें। और कलेक्टर जो था वो एक ऐसे फिगर के रूप में, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ अथॉरिटी के रूप में इमर्ज हुआ गाँव में या रूरल सोसाइटी में, एंड सिवियरली रिस्ट्रिक्टिंग व्हाट द जमींदार कुड डू। और जमींदार जो काम करते थे, ऐसे अगर कोई काम हाथ में लेते थे तो उनको बहुत ही सिवियरली उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया, उनको रोका गया इन कामों से। In one case, when a Raja failed to pay the revenue, a company official was speedily dispatched to his जमींदारी। अगर कोई, अब जो कलेक्टर्स होते थे और जो ऑथराइज्ड पर्सन होते थे अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जब कोई जमींदारी अपना पेमेंट करने में फेल होता था तो ये जो कलेक्टर्स थे या कंपनी ऑफिसर्स थे, ये बहुत ही जल्दी से उनकी जमींदारी को डिस्पैच कर देते थे और उनसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ उनसे चार्ज लेकर के और दे दिया जाता था। और मोस्ट इफेक्चुअल मीन्स टू डिस्ट्रॉय ऑल द इन्फ्लुएंस एंड द अथॉरिटी ऑफ द राजा एंड हिज ऑफिसर्स। और उनका जो इन्फ्लुएंस होता था गाँव के ऊपर या जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो पावर होता था, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था बहुत जल्दी में। उनके ऊपर कोई भी सोच विचार या उनके ऊपर कोई भी रहम नहीं की जाती थी, कहने का मतलब। At the time of rent collection, an officer of the zamindar, usually the amla, came around to the village, but rent collection was a perennial problem. रेंट कलेक्शन के समय जमींदार का जो अमला होता था, उनके जो ऑफिशियल होते थे जमींदार के, जो रेंट कलेक्ट करते थे, वो गाँव में आते थे। लेकिन ये हर साल की रेंट कलेक्शन जो था एक पूरे साल भर की प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि बैड हार्वेस्ट एंड लो प्राइसेस मेड पेमेंट ऑफ ड्यूज डिफिकल्ट फॉर द रायट्स। अब चूंकि हार्वेस्ट भी खराब हो रहा है आपका और जो क्रॉप्स हो रहे हैं उसकी प्राइसेस भी आपको कम मिल रही है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, एक बहुत डिफिकल्टी थी रायट्स के लिए कि वो इतना हाई टैक्सेस को पे कर सकें और जमींदार को दे सकें। दूसरी तरीके से रैयत डिलिबरेटली डिलेड पेमेंट। और कभी कभी ऐसे जो इन्फ्लुएंशियल रैयत होते थे, जो दमदार होते थे, वो पेमेंट देने में भी आनाकानी करते थे और डिले करते थे बेवजह की। जो रिच रैयत थे और विलेज हेडमैन थे, रिच रैयत जिनको जोतेदार कहा जाता था और जिसके बारे में हम डिटेल अभी डिस्कस करेंगे, तो ये जोतेदार और मंडल दोनों मिलकर के, जो हेडमैन होता था, गांव का मुखिया होता था, उन दोनों मिलकर के और ये कॉन्स्पिरेसी करते थे और उस तरह से वर ओनली टू हैप्पी टू सी द जमींदार इन ट्रबल। और जब उनको टैक्स नहीं दिया जाता था तो ये बहुत खुश होते थे कि जमींदारों को टैक्स नहीं मिल पा रहा है और रैयत जो है वो उसे देने में फेल हो रहे हैं या सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। द जमींदार could therefore not easily assert his power over them। और जमींदार इस तरह से अपना पावर उनके ऊपर assert नहीं कर पा रहा था। तो ये बहुत सारे जमींदार को प्रोसिक्यूट डिफॉल्टर्स, बट द जुडिशियल प्रोसेस वाज लॉन्ग ड्रॉन। अब यहाँ है कि जमींदार जो थे वो कुछ इनके ऊपर आरोप लगा करके उसे प्रोसिक्यूट कर सकते थे ऐसे केसेस को, लेकिन देखा जाता था कि ऐसे समय में जो जोतेदार थे या उनको रोक करके डिटेन कर लिया जाता था जमींदारों के घर में, जो किसान नहीं दे पाते थे रेवेन्यू। लेकिन कभी कभी होता था कि ये किसान जोतेदारों के अंडर कंट्रोल होने के कारण ये जोतेदार जाकर के वहाँ फौजदारी में मुकदमा दायर करते थे कि जमींदार उन्हें परेशान कर रहा है या उनके व्यक्ति को या किसानों को परेशान कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस पेंडिंग होने लगे थे। कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड तक 1797 तक कम से कम 30,000 मुकदमे हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हर कलेक्टर के पास ऐसे मुकदमे आते जा रहे थे, जिसमें जमींदारों के द्वारा किसानों को परेशान करने की या उन्हें रेवेन्यू पे न करने की, ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स जो थे वो जमा होते जा रहे थे और उसका निराकरण उसका जो था उसका निर्णय किसी तरह से भी नहीं दिया जा पा रहा था। अब एक जोतेदार के बारे में हमें बात करनी है कि ये कौन सा वक्त थे, कौन सा क्लास था और ये कैसे इमर्ज हुए, इनके पावर्स क्या थे और किस तरह ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे उस समय की रूरल सोसाइटी को। तो यहाँ है कि while many zamindars were facing a crisis at the end of the 18th century, a group of rich peasants were consolidating their position in the village। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोतेदार का उदय कैसे हुआ, कैसे इमर्ज हुए वो और उनके पावर्स क्या थे। तो यहाँ देखेंगे कि जमींदार चूंकि रेवेन्यू कलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा अनसक्सेसफुल थे, फेल हो रहे थे और यहाँ एक नए क्लास का रूलिंग सोसाइटी में, रूरल सोसाइटी में एक इमर्ज हो रहे थे जिनका नाम था जोतेदार। और वो अपना पावर एक्यूमुलेट करते जा रहे थे, कंसोलिडेट कर रहे थे पोजीशन और पावर अपने गाँवों में। क्यों ऐसा था? फ्रांसिस बुकानन जो एक सर्वेयर हुए हैं, इनके बारे में हम डिटेल भी पढ़ेंगे। तो एक सर्वेयर हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे यहाँ आए थे। उन्होंने सर्वे किया दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि नॉर्थ बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और उन्होंने एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है इन जोतेदारों के बारे में। उन्होंने कहा कि बाय द अर्ली 19th सेंचुरी जोतेदार्स हैड एक्वायर्ड वास्ट एरियाज ऑफ लैंड। और अर्ली 19th सेंचुरी तक
इन्होंने जोतेदारों ने एक बहुत बड़ा एरिया एग्रीकल्चरल लैंड इन्होंने एक्वायर करके रखा था, और कभी कभी ऐसा होता था कि 1000 एकड़ ऑफ जमीन इनके पास होती थी, कभी कभी जमींदारों से भी ज्यादा जमीन इनके पास होती थी। तो बहुत ही एक रिच, इन्फ्लुएंशियल और एक कंट्रोल असर्ट करने वाला व्यक्ति गांवों में, जिसकी कनेक्टिविटी किसानों के साथ ज्यादा थी। जमींदार तो शहरों में रहते थे और कभी कभार अपने ऑफिसल से के द्वारा वो रेवेन्यू कलेक्ट करवाते थे। तो जोतेदार जो कि गांवों में रहते थे, वो हर तरीके से किसानों की देखभाल करते थे, उनके सुख दुख में शामिल होते थे, और किसानों से उनकी पिजेंट्री क्लास से उनकी एक क्लोज कनेक्टिविटी थी जोतेदारों की। तो इसलिए किसान जो थे, पिजेंट क्लास जो थी उस समय की, वो उनके प्रति लॉयल भी थे। दे कंट्रोल लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी लेंडिंग। अब लोकल ट्रेड में है कि ये किसानों की जरूरतों की चीजों को अपने शॉप्स में उसे अवेलेबल करवाते थे, कभी कभी तो सब्सिडी के द्वारा, कभी कभी उधार में भी किसान इनसे सीड्स, फर्टिलाइजर, ऐसी कुछ चीजें लेकर के जाते थे। तो इस तरह से वो ट्रेड भी करते थे, मनी लेंडिंग का काम करते थे कि जब कभी किसानों को जरूरत पड़ती थी पैसे की, तो एक्स्ट्रा मनी इन जोतेदारों के पास से उनको मिल जाता था। और एक बहुत ही ह्यूज पावर, एक बहुत कंट्रोल ये जमीन किसानों के ऊपर रख रहे थे। और पुअर कल्टीवेटर्स जो थे, जो किसानों के पास तो केवल खेती करने के अलावा इनके पास और कोई इनकम नहीं था, लेकिन इन जोतेदारों के पास जो एक मनी लेंडर के रूप में इमर्ज हो रहे थे गांवों में, उनका एक क्लोज कनेक्शन और एक कंट्रोल था किसानों के ऊपर। A large part of their land was cultivated through sharecroppers. अब ये खुद तो खेती करते नहीं थे, ये जो रिच किसान थे, जो जोतेदार कहे जाते थे, ये अधियार्स और बरगदार्स, ये दो वर्ड हैं जो 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अधियार्स कौन थे। ये अधियार्स वो थे जो जोतेदारों की खेतों पे ये आधी हार्वेस्ट अपने पास रख, ये खेती करते थे जोतेदारों के खेतों पे, और अपना लेबर लगाते थे, अपना प्लोस लगाते थे, और उसके बाद जो फसल होती थी उसमें आधा अपने पास रख लेते थे ये किसान, और आधा उस जोतेदार को दे देते थे। तो इस तरह से जोतेदार जो थे वो अपना पूरा जमीन इस तरह से अधियार और बरगदार पे गांव के किसानों को दे रखा था। एंड who brought their own plows, labored in the field and handed over half the produce to the jotedar after the harvest. So द पावर ऑफ जोतेदार वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदार, और इस कारण से जमींदार से ज्यादा पावर ये असर्ट कर रहे थे गाँव में। देन जमींदार जो थे वो अर्बन एरियाज में रहते थे, और जोतेदार जो थे वो गाँव में रहते थे, और एक क्लोज कनेक्शन, एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर अ कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ पुअर विलेजर्स। Then जोतेदार फायरसली resisted effort by जमींदार to increase the जमा of the village. अब जब जमींदार अपने ऑफिसल्स को या खुद वो गांव में आते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, तो जोतेदारों के प्रश्रय के कारण, जोतेदारों को सह देने के कारण किसान जो थे कभी कभी रेसिस्ट कर देते थे, मना कर देते थे रेवेन्यू देने से, और ये कहते थे कि मेरे पास तो फसल हुई ही नहीं, मैं रेवेन्यू कहाँ से दूं। कभी कभी होता था कि जमींदार ऑफिशियल्स फ्रॉम एक्सिक्यूटिंग देयर ड्यूटीज, जब ये अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने आते थे जमींदार के ऑफिशियल्स, तो ये रैयत को मोबिलाइज कर देते थे, एक जगह उनको दूसरी जगह भगा देते थे, और ये सब कुछ जोतेदारों की शह पे होता था, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे और जो उनके टाइम टू टाइम हेल्प करते थे जोतेदार। तो जोतेदार जो कहते थे वो किसान मानने को तैयार हो जाते थे, और कभी कभी डेलिबरेटली डिले किया जाता था पेमेंट में, ताकि जमींदार जो हैं वो परेशान हो सकें, और जो जोतेदार हैं वो इसमें बीच में अपना फायदा और अपना एक एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते थे। Jotedar were most powerful in North Bengal, although rich peasants and village hitmen were emerging as commanding figures in the countryside in other parts of the Bengal as well. And in some places they were called हौलदार्स, कहीं कहीं पे इन जोतेदारों को हौलदार्स भी कहा जाता था। 1 मार्क क्वेश्चन, ये जोतेदार जो थे कहीं कहीं पे नॉर्थ बंगाल में हौलदार्स भी कहे जाते थे, और कहीं कहीं इनको गांठीदार भी कहा जाता था और मंडल भी कहा जाता था। तो इनका जो राइज था, इनका जो इमरजेंस था, वो एक इनएविटेबली वीकेंड जमींदारी अथॉरिटी, और इस तरह से इनका जो इमरजेंस, वो जमींदारी अथॉरिटी को इन्होंने कहीं ना कहीं से वीकेंड किया, और जमींदारी अथॉरिटी जो थी अनसक्सेसफुल रही, फेल हो गई अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने में। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।